दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेश और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइजर। दोस्तों आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा रेमी फाइबर होता है, तो रेमी फाइबर के यूजेस क्या क्या होते हैं, रेमी फाइबर के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं और गाइज रेमी फाइबर होता है वो किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। तो गाइज इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो गाइज डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो आज के डिस्कशन का टॉपिक है रेमी फाइबर, कल्टिवेशन ऑफ रेमी फाइबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रेमी फाइबर, ग्रेडिंग ऑफ रेमी फाइबर और यूजेज ऑफ रेमी फाइबर। तो गाइज सबसे पहले मैं एक इंट्रोडक्शन देता हूं आपको रेमी फाइबर के बारे में कि आपका रेमी फाइबर क्या होता है। तो गाइज ये जो रेमी फाइबर होता है ये नेचुरल फाइबर होता है और ये मेनली सेलुलोज से बना होता है और ये एक वास्ट फाइबर होता है गाइज। तो जो रेमी का प्लांट होता है, तो रेमी के प्लांट से इसको प्राप्त किया जाता है और ये जो रेमी फाइबर होता है वो रेमी प्लांट के स्टेम से प्राप्त किया जाता है। और ये जो हमारा रेमी प्लांट होता है, तो ईयर के अंदर 2 से लेकर 3 बार तक इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। और गाइस जो भी हमारा रेमी फाइबर होता है, तो उसको यूज करने के पहले उसकी डीगमिंग भी की जाती है, क्योंकि वहां पे उसके अंदर गम भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए डीगमिंग की जाती है। और गाइस जो हमारा रेमी फाइबर होता है, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है बहुत ज्यादा होती है और ये जो रेमी फाइबर होता है इसकी स्ट्रेंथ वेट कंडीशंस में भी बहुत ज्यादा होती है। और गाइस ये जो हमारा रेमी फाइबर होता है, तो इसकी एक खासियत होती है कि ये शेप को होल्ड करने में बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। मान लीजिए जैसे आप कैप बना रहे हैं और रेमी फाइबर से बनाएंगे, तो आपकी जो कैप है उसकी जो शेप है वो स्टेबल रहती है। और रेमी फाइबर से क्या होता है कि जो रिंकल करेक्टर होता है वो भी घट जाता है और रेमी फाइबर का जो लस्टर होता है जस्ट लाइक सिल्क होता है। बट गाइस जो रेमी फाइबर होता है, तो उनकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है थोड़ी सी कम होती है। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ हिस्ट्री ऑफ रेमी फाइबर के बारे में। तो गाइस जो हमारा रेमी फाइबर है वो एंशियंट एज से ही प्रयोग किया जा रहा है, मतलब बहुत समय से प्रयोग किया जा रहा है। और ये जो रेमी फाइबर है, तो इससे हमारे इजिप्ट के अंदर 5000 बीसी से लेकर 3000 बीसी के बीच में जो डेड बॉडी होती थी उसको लपेटा जाता था, मतलब मम्मी को उससे कवर किया जाता था। और ये जो रेमी फाइबर है इसको चाइना के अंदर बहुत सालों तक, मतलब शताब्दियों तक इसको वहां पे इसका कल्टीवेशन किया गया। और जो चाइना के अंदर जो फार्मर थे, तो उनको पता था कि जो रेमी फाइबर होता है इससे कपड़ा भी बनाया जा सकता है और वो रेमी फाइबर से कपड़ा भी बनाते थे। और गाइस 20वीं सदी में हमारे दुनिया के लोगों ने सीखा कि ये जो हमारा रेमी फाइबर है इससे हम अच्छी क्वालिटी का कपड़ा भी बना सकते हैं। तो जो कपड़ा बनाया जाता है उसको मचेरा बोलते हैं और वो शर्ट में भी प्रयोग किया जाता है और गाउन में भी प्रयोग किया जाता है। और ये जो रेमी फाइबर से बना हुआ कपड़ा प्रयोग किया जाता है वो वार्म क्लाइमेट में प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे आपकी जो कंडीशंस होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन वो वार्म होते हैं, तो वहां पे किया जाता है। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका रेमी फाइबर होता है, तो उसका बॉटनिकल क्लासिफिकेशन आप कैसे करेंगे। तो गैस हमने यहाँ पे आपको रेमी प्लांट का क्लासिफिकेशन दिखा हुआ है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो गैस जो आपका रेमी प्लांट होता है उसका बायोलॉजिकल नेम होता है बोहेमेरिया निविया और इसका किंगडम होता है प्लांटे और डिवीजन होता है मैग्नोलियोफाइटा और क्लास होता है मैग्नोलियोपिसीडा। ऑर्डर होता है अर्टिक्लेस, फैमिली होती है अर्टिकेसिया और जीनस होती है बोहेमेरिया और स्पीशीज होती है वीनिविया। तो गाइस ये तो हो गया आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन रेमी प्लांट का। गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो आपका रेमी प्लांट होता है, तो उससे जो फाइबर मिलता है हमें रेमी फाइबर, किसी भी रेमी फाइबर का कंपोजिशन क्या होता है। तो गाइस ये जो हमारा रेमी फाइबर होता है इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो मैंने आपको कंपोजिशन दिखाया हुआ है रेमी फाइबर का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज्यादा सेलुलोज होता है 76.20% और लिग्निन होती है आपकी 0.70%। हेमी सेलुलोज होता है आपका 16.70%। पेक्टिन होती है आपकी 1.90% और वैक्स कंटेंट होता है 0.30% और अदर कंटेंट्स होते हैं 4.
0.20%। तो गाइस ये जो बैगन व्हील दिया है इसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। तो देखिए आपका ये नीला पोर्शन ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका सेलुलोज है। तो देखिए आपको ये नीले से यहाँ से मेंशन किया हुआ है, तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर सेलुलोज की मात्रा होती है। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ कि जो अपना रेमी फाइबर होता है इसका कल्टीवेशन कैसे किया जाता है, मतलब कैसे उगाया जाता है। तो गाइस देखिए सबसे पहले आपको बताता हूँ जो सॉइल होती है और क्लाइमेट होती है, किस तरीके के क्लाइमेट में आपका रेमी फाइबर ग्रो करता है और किस तरीके की मिट्टी में आपका रेमी फाइबर का प्लांट होता है वो अच्छी तरीके से ग्रो करता है। तो गाइस देखिए इसको, द सैंडी लोम और लोमी वेरी स्पेंडी इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट सुइटेबल सॉइल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेमी फाइबर प्लांट। तो गाइस जो आपकी मिट्टी होती है, जो आपकी सैंडी लोम होती है, वो आपके रेमी फाइबर प्लांट के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। द प्लांट इज हाईली सेंसिटिव टू सॉइल मॉइस्चर कंडीशन। और जो प्लांट होता है रेमी फाइबर का, तो वो आपके मिट्टी के अंदर जो मॉइस्चर की कंडीशन होती है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। द रेमी क्रॉप गेट्स वेल डेवलप्ड इन द एरिया हैविंग गुड इरिगेशन सिस्टम। और जो हमारे ऐसे एरिया जहाँ पे इरिगेशन सिस्टम मतलब सिंचाई का जो सिस्टम होता है वो अच्छा होता है, वहाँ पे आपकी जो रेमी फाइबर की प्लांट की क्रॉप होती है वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होती है। The farmer should not sow this crop if there is a problem of rainwater logging and flooding in their field। तो गाइस आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है, यदि आपके एरिया के अंदर जहाँ पे आप रेमी फाइबर के प्लांट की बुवाई कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, तो यदि आपके खेत नीचे हैं, वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो जाती है, वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है, या आपके यहाँ पे बाढ़ वगैरह आती है पानी की, तो ऐसे एरिया में आपको रेमी फाइबर का प्लांट का कल्टीवेशन नहीं करना चाहिए। द सॉइल शुड नॉट हैव द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। और जो आपके खेत की मिट्टी है तो उसके अंदर कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। द पीएच ऑफ द सॉइल शुड बी रेंज फ्रॉम 5.5 टू 5.6। और जो आपकी खेत की मिट्टी है उसका पीएच 5.5 से लेके 5.6 तक होना चाहिए। The Rami plant gets maximum growth in the warm and humid climatic conditions। Guys, ये जो आपका रेमी का प्लांट होता है तो ये वार्म और ह्यूमिड कंडीशन के अंदर, मतलब हल्की सी गर्म कंडीशन होनी चाहिए और आपके वातावरण में नमी होती है यदि, तो आपका प्लांट होता है उसकी जो लंबाई मैक्सिमम रूप से बढ़ती है। इन द विंटर सीजन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रीचेस टू ऑलमोस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। गाइस क्या होता है, जब सर्दी का सीजन होता है तो आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है लगभग जमने वाली कंडीशन में पहुंच जाता है। इन द समर सीजन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वेरीज बिटवीन 25 टू 31 डिग्री। और जब आपकी समर कंडीशन आती है, गर्मी आती है, तो आपका टेम्परेचर 25 से लेकर 31 डिग्री तक वेरी करता है। द रेमी प्लांट नीड्स एन एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ 1500 mm टू 3100 mm। तो गाइस ये जो हमारा रेमी का प्लांट होता है इसको उगाने के लिए आपको जो औसत एनुअल वर्षा की आवश्यकता होती है वो 1500 mm से लेके 3000 mm तक होती है। द रेमी प्लांट गेट्स अचीव्ड मैक्सिमम ग्रोथ इफ द रेनफॉल गेट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। और गाइस यदि जो आपका एरिया जहाँ पे आप रेमी फाइबर का कल्टीवेशन कर रहे हो तो उस एरिया के अंदर यदि आपकी जो वर्षा हो रही है वो पूरे सीजन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, मतलब कभी हो गई थोड़ी दिनों के लिए, फिर बंद हो गई, फिर हो गई, फिर बंद हो गई, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन यदि इक्वल होता है तो आपका प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो करता है। इट इज यूजुअली ग्रोन एट ए हाइट लेस देन 300 मीटर्स अबव द सी लेवल। और ये जो रेमी का प्लांट होता है इसको हम उन एरियाज में उगाते हैं, कल्टीवेशन करते हैं जहाँ पे आपके खेत वगैरह की, फील्ड वगैरह की हाइट जो होती है समुद्र लेवल से 300 मीटर से ऊपर के आसपास होती है। 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट फॉर मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ रेमी प्लांट। और जो रेमी प्लांट होते हैं आपकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यदि वातावरण की 80% के आसपास है
तो आपका रेमी प्लांट की ग्रोथ मैक्सिमम होती है। अब गाइस आता है आपका प्रोपोगेशन, मतलब आप कैसे बुवाई करेंगे। रेमी इज प्रोपोगेटेड वेजिटेटिवली थ्रू राइजोम्स फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो गाइस ये जो रेमी प्लांट होता है उसका हम प्रोपोगेशन कैसे करते हैं, उसकी बुवाई कैसे करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं हम राइजोम्स का इस्तेमाल करते हैं। राइजोम्स अगर हिंदी में कहें तो उसको प्रकंद बोलते हैं। तो जब हम किसी भी रेमी फाइबर का प्लांट उगा रहे होते हैं, कमर्शियली उगाते हैं, तो वहां पर राइजोम्स का प्रयोग करते हैं। द राइजोम्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूट ऑफ हेल्दी एंड डिजीजेस फ्री प्लांट विच आर dug out by a spread from an already established plantation। तो ये जो राइजोम्स होते हैं हम कहाँ से लेते हैं कि हमारे जो पेड़ होते हैं ऑलरेडी पहले से ही लगे होते हैं, तो उनमें से हम ये जो राइजोम होते हैं उनकी खुदाई करके निकालते हैं और ऐसे पेड़ चुनते हैं हम कि उन पेड़ों के राइजोम्स के अंदर कोई भी बीमारी वगैरह ना हो, कोई भी रोग वगैरह ना हो। द राइजोम्स आर देन रिमूव्ड सेपरेटली, और उसके बाद राइजोम्स को अलग अलग किया जाता है एंड आर कन्वर्टेड इनटू पीसेज ऑफ 10 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर इन द लेंथ। और जो राइजोम्स होते हैं तो उनके हम 10 से लेके 15 सेंटीमीटर के बहुत सारे पीस कर लेते हैं। दीज पीसेज आर प्लांटेड इन फील्ड्स आफ्टर कटिंग। तो जब हमने अपने पीस बना लिए राइजोम्स के, इसके बाद हम उन राइजोम्स को अपने खेत के अंदर उनकी प्लांटिंग करते हैं। दीज पीसेज कैन बी stored under the place where sunlight directly does not reaches upon the pieces। और ये जो राइजोम्स हैं जिनकी हमने टुकड़े टुकड़े कर लिए, पीसेज में कन्वर्ट कर लिया, यदि आप स्टोर भी करना चाहें कुछ दिन के लिए तो आप ऐसी जगह पर स्टोर कर सकते हैं जहां पे आपकी जो सनलाइट होती है डायरेक्टली आपके राइजोम्स के पीसेज के ऊपर ना जा रही हो। द प्रोपोगेशन थ्रू राइजोम्स हेल्प टू इंश्योर गुड स्प्राउटिंग। गैस यदि आप रेमी प्लांट का प्रोपोगेशन राइजोम्स के द्वारा करते हैं तो आपके जो राइजोम्स होते हैं उनके अंकुरित होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। दिस प्रैक्टिस हेल्प टू रिड्यूस द प्रोपोगेशन कॉस्ट टू। और जब हम राइजोम से अपने रेमी की फसल को उगाते हैं तो हमारी जो प्रोपोगेशन कॉस्ट होती है वो भी घट जाती है। द क्वालिटी ऑफ राइजोम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन यूनिट एरिया डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ प्लांटेशन एंड वैरायटी। और ये जो हमें राइजोम्स की क्वांटिटी मिलती है और तो वो डिपेंड करती है कि जो आपका जो पुराना प्लांटेशन है राइजोम्स का वो कितने समय पहले किया गया था और उस प्लांटेशन की वैरायटी क्या है। तो इस पर डिपेंड करती है कि आपको कितना राइजोम्स मिलेगा यूनिट एरिया के अंदर। यूजुअली द क्वांटिटी ऑफ राइजोम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 हेक्टेयर ऑफ 2-year-old plantation can give enough planting material to cover at least 20 hectare of the land। गाइस अब ये देखिए कि यदि आपने जो पहले कहीं पे बोया हुआ था, रेमी का प्लांटेशन किया हुआ था, तो वहां पे यदि वो 2 साल पुराना प्लांटेशन है और 1 हेक्टेयर में बोया हुआ था आपने, तो उससे जो आपको राइजोम्स के पीस मिलेंगे वो आपके 20 हेक्टेयर एरिया को कवर कर देंगे। यदि आप बुवाई करेंगे उनकी तो आपके 20 हेक्टेयर एरिया के लिए आपके राइजोम सफिशिएंट होते हैं। अब गाइस देखिए डिस्टेंस ऑफ प्लांटिंग। तो द राइजोम्स पीसेस आर नॉर्मली प्लांटेड इन फरोज स्पेस्ड 40 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर अपार्ट। तो गाइस ये जो राइजोम्स के जो हम पीसेस उनको प्लांट करते हैं जमीन के अंदर, तो वो फरोज होते हैं। फरोज का मतलब नाली टाइप की बनाई जाती हैं छोटी छोटी, और उनकी जो डिस्टेंस होती है फरोज की वो होती है आपकी 40 से लेके 50 सेंटीमीटर होती है, एक दूसरे के बीच में जो डिस्टेंस होती है। द राइजोम्स आर प्लांटेड अंडर 3 सेंटीमीटर। तो जो राइजोम्स हम प्लांट करते हैं जमीन के अंदर 3 सेंटीमीटर नीचे उनको रखते हैं। द ईच पीस इज प्लांटेड एट 45 डिग्री एंगल। और जो राइजोम का जो पीस होता है उसको हम 45 डिग्री के एंगल पे प्लांट करते हैं। द 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द पीस इज केप्ट अबव द ग्राउंड। तो गाइस नीचे का सिरा तो आपका 3 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है
और जो आपका राइजोम्स के पीस का 1/3 पार्ट होता है, मतलब 1/3 पार्ट होता है, उसको जमीन के ऊपर रखा जाता है, मतलब ग्राउंड के ऊपर रखा जाता है। द रो टू रो डिस्टेंस कीप्स 80 to 100 सेंटीमीटर। और गाइज ये रो टू रो डिस्टेंस होती है, या रो से लेके रो के बीच की दूरी होती है, तो वो 80 से लेके 100 सेंटीमीटर तक होती है। फर्टिलाइजर्स रिक्वायर्ड देखिए गाइस, इफ द सॉइल इज रिच, यदि आपकी जो मिट्टी है जहां पे आप प्लांटेशन कर रहे हो रेमी फाइबर का, यदि वो रिच सॉइल होती है, अच्छी सॉइल होती है, एडिशनल फर्टिलाइजर ऑफ 80 kg नाइट्रोजन, 60 kg P2O एंड 60 kg K2O इज रिकमेंडेड। तो यदि आपकी मिट्टी अच्छी होती है तो वहां पे 80 किलो जो नाइट्रोजन होती है वो डाल सकते हैं आप, 60 kg P2O होती है और 60 kg आपकी K2O आपकी फसल में जब आप देते हैं तो आपकी फसल अच्छी तरीके से ग्रो करती है। इफ द सॉइल इज डेफिशिएंट सच एज सैंडी लोम सॉइल, हायर रेट ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम आर नीडेड। यदि आपकी मिट्टी है उसके अंदर डिफिशियंसी है तो वहां पे क्या करेंगे आप कि जो नाइट्रोजन होगा या पोटेशियम होगा उसकी मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। अप्लाई फर्टिलाइजर यूजिंग स्प्लिट मेथड ऑफ एप्लीकेशन, स्प्रेड आउट फ्रॉम 5 to 8 टाइम्स एनुअली। और ये जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, खाद यूज करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, उसका छिड़काव करते हैं, एक तरीके से बिखेरते हैं अपनी फसल के बीच में। और ये जो स्प्रेडिंग की जाती है 5 से लेके 8 बार की जाती है साल में। अब गाइस देखिए फाइबर एक्सट्रैक्शन मेथड। तो क्या होता है गाइस, ये जो हमारा रेमी का फाइबर होता है, तो ऊपर मैंने आपको बताया कि ये वास्ट फाइबर होता है और स्टेम से प्राप्त किया जाता है। तो जब स्टेम से प्राप्त करते हो तो स्टेम से फाइबर निकालने के लिए हम जो प्रोसेस प्रयोग करते हैं वो रेटिंग प्रोसेस कहलाती है। तो रेटिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, स्टेम के बंडल होते हैं उनको बांध के पानी के अंदर रनिंग वाटर में उनको डुबो देते हैं। और कुछ दिनों बाद में फिर क्या होता है कि आपका जो बैक्टीरिया फर्मेंटेशन होके आपका दूसरा मटेरियल होता है, जैसे पेक्टिन होती है या हेमिसेलुलोज वगैरह होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है और आपका फाइबर अलग अलग हो जाते हैं। अब गाइस देखिए ईल्ड, तो ईल्ड कितना होता है, तो गाइस ईल्ड का मतलब होता है कि प्रोडक्शन कितना होता है आपका। द रेमी हैज एन एवरेज ईल्ड ऑफ 1575 kg ऑफ ड्राई फाइबर वेस्ट ऑन 3 कटिंग पर हेक्टेयर पर ईयर। गाइस यदि हम अपने साल में 3 बार कटिंग करें और 1 हेक्टेयर की करें तो जो आपको ईल्ड मिलेगा, ड्राइड फाइबर का ईल्ड मिलेगा, वो 1575 kg होता है। अप्रोक्सीमेटली पोटेंशियल ईल्ड ऑफ रेमी पर हेक्टेयर पर ईयर में रीच 2700 to 4800 kg ऑफ फाइबर पर ईयर। और गाइस यदि हम जो फाइबर उगा रहे हैं उसको पोटेंशियली उगाएं। पोटेंशियली का मतलब है आप उसमें हर चीज डालें, सिंचाई टाइम से करें, आप खाद वगैरह भी डालें, सब कुछ करें, देखभाल करें, तो जो आपका ईल्ड है पर हेक्टेयर और पर ईयर जो प्राप्त होता है वो 2700 से लेके 4800 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है, पर ईयर होता है। गैस ग्रेडिंग देख लीजिए, तो ग्रेडिंग में मैंने टेबल दिखाई हुई है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये ग्रेडिंग है आपकी रेमी फाइबर की। RD-A स्पेशल क्वालिटी होती है, RD1 गुड क्वालिटी होती है, RD2 फेयर होती है, RD3 शॉर्ट होती है, RDO स्ट्रिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, रस्सी के लिए प्रयोग किया जाता है, RDW वेस्ट होता है। और गाइस फर्मेंटेड क्वालिटीज देख लीजिए, RDA स्पेशल, RD1 गुड, RD2 फेयर, RD3 शॉर्ट और RDW वेस्ट होता है। तो ये आपकी ग्रेडिंग होती है रेमी फाइबर की। गाइस अब मैं आपको बताता हूँ रेमी फाइबर की यूजेज के बारे में, क्या एप्लीकेशन होती है। तो देखिए गाइस, पहला जो रेमी फाइबर का यूज होता है, यार्न बनता है, क्लॉथिंग बनती है, मेंस एंड वोमेंस वियर बनते हैं, पेपर इंडस्ट्री में रेमी फाइबर का प्रयोग किया जाता है, पैकिंग एक्सेसरीज में प्रयोग किया जाता है, कारपेट बनती है, इंडस्ट्रियल स्विंग थ्रेड भी रेमी फाइबर से बनते हैं, फिशिंग नेट बनते हैं, जो फिल्टर इंडस्ट्री है वहाँ पर भी आपके रेमी फाइबर का प्रयोग होता है, होम फर्निशिंग के जो फैब्रिक होते हैं उनके अंदर आपके रेमी फाइबर का प्रयोग होता है, और जो आपके हॉज पाइप वगैरह होते हैं तो उनमें भी रेमी फाइबर का प्रयोग होता है। और गाइस जो आपका पैराशूट क्लॉथ होता है तो उसमें भी आपके रेमी फाइबर का प्रयोग होता है, क्योंकि जो आपका रेमी फाइबर होता है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। गाइस अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ रेमी फाइबर, मतलब आपके रेमी फाइबर के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो गाइस देखिए, गाइस आपका जो रेमी फाइबर होता है वो बैक्टीरिया या माल्डिव फॉर्मेशन को रजिस्ट करता है, मतलब प्रिवेंट करता है, रोकता है।
गैस ये जो हमारा रेमी फाइबर होता है तो ये बहुत हाईली एब्जॉर्बेंट होता है, मतलब मॉइस्चर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है। तो ये स्पेशली गर्म कंडीशन में पहनने वाले कपड़े इससे आप बना सकते हैं। गैस ये जो हमारा रेमी फाइबर होता है इसका जो करेक्टर होता है एक वो स्टेन रिपेलेंट होता है, और ये जो हमारा रेमी फाइबर होता है इसके ऊपर माइल्ड एसिड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और जो हमारा रेमी फाइबर होता है उसकी डाइंग एफिनिटी बहुत अच्छी होती है, और जो रेमी फाइबर होता है उसकी स्ट्रेंथ वेट कंडीशन में बढ़ जाती है। और गाइस जो हमारा रेमी फाइबर होता है तो इसकी वॉशिंग करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर के वाटर की आवश्यकता होती है, मतलब स्मूथ होता है, अपीयरेंस अच्छा होता है। तो गाइस इस तरीके से मैंने आपके साथ में डिस्कस किया कि जो हमारा रेमी फाइबर होता है उसका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, रेमी फाइबर के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, रेमी फाइबर के यूजेस क्या होते हैं। तो गाइस देख के बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। और गाइस यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।